हेलो बच्चों, चलिए आरबीएससी की हाफ ईयरली का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है उसको ज़रा सॉल्व करते हैं। देखिए कितने मज़े से, कितना आसान सा ये पेपर था। उसको आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही मज़े से हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आ जाता है आपका कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो पहले तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए। ठीक है ना? तो यहाँ पर Q क्या हो गया? यहाँ पर Q हो गया आपका कूलम, और ये 2A क्या हो गया? ये जो 2A है ये हो जाएगा आपका मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है? इसकी यूनिट होने वाली है कूलम इंटू मीटर। चलिए भाई, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये है कि ऑन विच प्रिंसिपल, ये पुराना मिटा दो, ऑन विच प्रिंसिपल इज द किरचॉफ सेकेंड लॉ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही आसान है, ये ऊर्जा का सिद्धांत होता है। जी हाँ बेटा, तो ए ऑप्शन है आपका ऊर्जा का सिद्धांत, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शंट किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जब हम लोग कन्वर्जन करते थे किसका, गैल्वेनोमीटर का, इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर की जब आपने टाइम पढ़ा होगा ना, तो उस समय एक शंट नाम का आपने वर्ड पढ़ा होगा कि शंट क्या है। बेसिकली लो रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते थे ना, तो शंट क्या है? एक लो रेजिस्टेंस। शंट है एक लो रेजिस्टेंस। चलिए भैया, मैक्सवेल किस भौतिकी राशि का मात्रक है? यानी मैक्सवेल इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, बहुत सिंपल सा था, है ना? तो मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। चलिए भाई, उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर किस चीज को कहते हैं? तो पॉइंटिंग वेक्टर एनर्जी पर यूनिट एरिया को डिनोट करते हैं ना। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है हाफ ई क्रॉस, हाफ 1 अपॉन म्यू ई क्रॉस बी। तो ये ई क्रॉस बी इससे रिलेटेड इसका बन जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, हाफ ई क्रॉस बी। ये जो बनता है इसका, सॉरी हाफ छोड़ दीजिए, आप उस पर ही जाएं तो 1 अपॉन म्यू ऐसा करके बनाते थे, और यहाँ पर ई क्रॉस बी बना देते थे। ठीक है ना? तो ये पॉइंटिंग वेक्टर है, तो पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इससे पहले हटा देते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये तो बहुत इजी है कि भैया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी? तो भैया देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर है, ठीक है ना? तो आर की वैल्यू आप क्या ले लोगे? आप यहाँ पर आर की वैल्यू आप ले लीजिए -40। आर की वैल्यू -40। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई? ऑब्वियसली भैया एफ की वैल्यू हो गई आपकी -20 सेंटीमीटर, है ना? बहुत आसान था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, है ना? तो ये क्या हो गया फिर से आपका आंसर? आपका आंसर आ गया, आपका आंसर है ये देखिए -20 सेंटीमीटर है जी। तो प्रकीर्णित प्रकाश यानी स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन विच फिजिकल क्वांटिटी? तो इसके लिए बहुत ही सरल एक ऑप्शन था। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, वो प्रोपोर्शनेट होती है लैम्डा की पावर 4 के, और लैम्डा यहाँ क्या क्या होती है? यहाँ पर वेवलेंथ होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन? ये लैम्डा, ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए प्रकीर्णित प्रकाश। ठीक है, किसके ऊपर? लैम्डा के ऊपर। चलिए भाई, तो अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 10⁴ वोल्ट। चलिए भाई, तो इसको भी कर लेते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको डी ब्रोगली के फॉर्मूले में एक वैल्यू निकल के आती थी 1.23 अपॉन 1.23, क्या फॉर्मूला होता था? 1.23 अपॉन √v, ऐसा कुछ आता था। ठीक है, तो यहाँ पर v की जगह वोल्टेज के फॉर्मूले रख दीजिए, तो आराम से क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, देखिए वोल्टेज की जगह जैसे ही आप 10⁴ रखेंगे तो ऑप्शन उसके बाहर क्या आएगा? जैसे ही आप 10⁴ रखेंगे 10⁻² बाहर आ जाएगा, और ये पॉइंट फिर इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 0.123
ठीक है। चलिए भाई, गतिशीलता क्या कहते हैं, ये क्या हो जाता है आपका गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती थी, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते थे आपकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है ना। तो वो हो गई आपकी व्हाट इज मोबिलिटी। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है भैया, क्लोज इंटीग्रल जब हम बी डॉट डी एल लेते थे, ठीक है, तो क्या बन जाता था आपका म्यू नॉट इंटू आई, किसी चीज में करंट कितना है उसका जब हम इस तरह से वैल्यू निकालते थे तो ये बन जाता था आपका एम्पियर का सर्किटल लॉ। चलिए भाई, लेंज लॉ क्या होता था, तो लेंज लॉ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। क्या बताते थे, जब चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स जब चेंज होता था, ठीक है, कोई मैग्नेट इसके पास में लाते थे या दूर ले जाते थे, तो इस पर एक इंड्यूस ईएमएफ बनता था, जिसकी डायरेक्शन कैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस जगह पर बनते थे ये हम बताते थे, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद भी आ जाते हैं, प्रकाश का परिक्षेपण किसे कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑब्वियस ही बात है, एक वाइट लाइट का अपने अलग अलग रंगों में फैल जाना, रेड वॉयलेट विबग्योर और अलग अलग में फैल जाना, ये किसको क्या कहते थे, प्रकाश का प्रकीर्णन, सॉरी प्रक्षेपण, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलिए भाई, किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है, तो भैया सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन को बताना है, जिसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 हो। यानी जरा सोचिए, एच डैश अपॉन एच जो होता था, यानी एच डैश की वैल्यू एच से कम हो। ऐसा सिर्फ कब हो सकता था, डाइवर्जिंग मिरर के केस, डाइवर्जिंग लेंस के केस में। और डाइवर्जिंग लेंस आपका कौन सा होता है भैया, कॉनकेव लेंस। जी हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहलाता था भैया आपका, ये कहलाता है, बहुत सिंपल सी बात है, कि अगर कोई भी पार्टिकल है और मूविंग स्टेट में है, यानी गतिमान अवस्था में है, कोई पार्टिकल अगर गतिमान अवस्था में है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उसके स्थिति को और उसके मोमेंटम को एक साथ नहीं जान सकते, यानी उसकी पर्टिकुलर पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ ठीक उनके दोनों की वैल्यू को नहीं जान सकते, उसका नहीं पता लगा सकते, ये कहलाता है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है, जी हाँ, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। बहुत सिंपल सी बात है, वर्क फंक्शन किसी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। चलिए भाई, उसके बाद आता है आपका लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, तो भैया लॉजिक गेट की अगर बहुत छोटी सी डेफिनेशन अगर हम जाने, तो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाली डिवाइस जो बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके किन्हीं एक या एक से ज़्यादा इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। यानी इनपुट क्या हो, एक या एक से ज़्यादा, और उसका आउटपुट क्या हो, कुछ अलग। तो कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस अलग अलग, जैसे कि अलग अलग गेट्स में होता है ना, लॉजिक गेट का और गेट का अलग हो जाता है, जैसे ये और गेट है, एंड गेट का अलग हो जाता है, तो सभी में अलग अलग एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। चलिए ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, एक न्यूमेरिकल आया है, इकलौता आपके इस पे चेक पेपर में। तो क्या लिखा है कि ऑन एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी गई आपको भैया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है भाई सिग्मा, ठीक है, ये आपको दे दिया गया है कितना, -2 इंटू 10 टू द पावर कितना दे दिया गया है, सॉरी 4 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम पर मीटर दिया गया है। तो चलिए भैया चलिए इसको हटा लेते हैं, ज़रा इसको हटा दो, सही से लिख दो। ये दे दिया गया है आपको, देखो सिग्मा आपको दिया है, बहुत सिंपल सी बात। और उसके बाद क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन समझने वाली बात है, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ भी, ठीक है, एक चार्ज दे दिया गया है, यानी क्यू की कोई ना कुछ वैल्यू दे दी गई है। तो आपको फोर्स निकालना है,
तो जरा देखो क्या क्या दिया गया है, सिग्मा और ये दिया गया है और फोर्स निकालना है। तो जरा देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ टर्म निकाल सकते हैं क्या? एक कंडक्टिंग प्लेट है तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको दिया है, सिग्मा आपको दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्यू जो आपको दिया है, तो उससे जैसे ही आप एफ का फॉर्मूला लगाओगे, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। और ये सॉल्व करने पर जो मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर आता है 0.45 न्यूटन। तो देखो अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, राइट एनी 4 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में आपने ये वाला क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर बेटा आपने बहुत पहले आराम से पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है आपने कि भैया क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखो तो कहाँ पैरेलल होती हैं, कहाँ क्या होती है, बस इसी के ऊपर पहले चैप्टर के बहुत आसान आसान पॉइंट से वही लिखने थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्या है, विद्युत सेल क्या है, यानी इलेक्ट्रिक सेल क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर एनी टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो जिसके एंड्स पर कनेक्ट करने पर हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, जिसके कारण किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। इसके भैया जब पैरेलल कनेक्शन देखने तो बस एक चीज का ध्यान रख लेना कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो R1 होता है और दूसरा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप R2 ले लो। ठीक है, और उसके हिसाब से इसको कनेक्ट कर दो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो E1 इसका EMF E1, इसका EMF E2 इस वाले का, तो भैया इस हिसाब से फिर वैल्यूज रख दो आप जो भी वैल्यू निकालते हो। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, है ना। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ठीक है, और उसकी वैल्यू रख दो E और R के टर्म में, E और V के टर्म में। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से सॉल्व करके पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत ईजी था, है ना।